फ्रेंड्स, मैं सुजीत कुमार आपका अपना चैनल फाल्कन स्टडीज में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जो मेरा सीरीज जो चल रहा है, इकोनॉमी का जो सीरीज चल रहा है प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए, उसी का नेक्स्ट पार्ट मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं। इसमें हमने उसी क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है जो कि बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड है। बीपीएससी जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जो भी इंडियन इकोनॉमी से जो क्वेश्चन है, इंडियन इकोनॉमी प्लस क्या है ना, बिहार इकोनॉमी, जो भी होंगे वो सब यहाँ पे क्या है, हमने क्वेश्चन क्या है डिस्कस करने का कोशिश किया है। चलिए फिर हम क्या करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम को डिले किए हुए हैं। और अपना प्यार और मोहब्बत आप लोग बना कर रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। डिसेंट्रलाइजेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही क्या है ना आपके लिए सब चुनिंदा क्वेश्चन लेकर आए हैं। चलिए यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम वाज रिकमेंडेड बाय। डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम किसके द्वारा रिकमेंड किया गया था? तो आपको सबसे आसान भाषा में बता दे कि ये सबको पता होगा कि डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि अगर हमको स्टेट को डेवलप करना है तो हमको सबसे पहले उसके जो ग्रास रूट जो होता है ना, उसको हमको डेवलप करना होगा। मतलब जो पंचायत सिस्टम जो बाद में आया था उसको हमको डेवलप करना होगा, और तभी जाकर क्या है, पंचायत से हमारा क्या होगा ब्लॉक, ब्लॉक से हमारा क्या डिवीजन, डिवीजन से हमारा डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट से हमारा क्या हुआ एक तरीके से स्टेट का, और स्टेट से डिस्ट्रिक्ट से हमारा क्या हुआ स्टेट, और स्टेट से हमारा क्या हुआ कंट्री का डेवलपमेंट होगा। ये बलवंत राय मेहता कमेटी के रिकमेंडेशन से ही डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम लेकर आया गया था। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर। चलिए थोड़ा देख लेते हैं इसके बारे में क्या बोल रहा है। बलवंत राय मेहता कमेटी हैड रिकमेंड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम ऑफ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। याद रखिएगा, बलवंत राय मेहता कमेटी ने रिकमेंड किया था, और जिसको बाद में क्या है पंचायती राज सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। याद रखिएगा, पंचायती राज सिस्टम कब इंट्रोड्यूस किया गया था? 73rd अमेंडमेंट में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। यहाँ से हम नेक्स्ट बात करते हैं कि महालनोबिस प्लान। ये महालनोबिस प्लान मॉडल आपको नाम से ही पता हो जाना चाहिए कि जो आपको नेहरू महालनोबिस प्लान क्या है ना, सेकंड 5 ईयर जो प्लान जो था, सेकंड 5 ईयर प्लान, उसको हम क्या बोलते हैं, नेहरू महालनोबिस प्लान के नाम से हम जानते हैं। यानी कहने का मतलब है कि 56 से लेकर कितना हो जाएगा 61, 19 कितना है हमारा 1956 से लेकर हमारा 61 तक जो था वो हमारा नेहरू महालनोबिस प्लान है। तो इसके बारे में हम आपको बताया था कि जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है वो एग्रीकल्चर पे सबसे ज्यादा जोर दिया था, और जो सेकंड 5 ईयर प्लान था वो इंडस्ट्री पे जोर दिया था। तो महालनोबिस प्लान जो है इंडस्ट्री से ही रिलेटेड है। देखिए क्या बोलता है, बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग डिफेंस इंडस्ट्री बेस, सेटिंग अप हैवी इंडस्ट्री विच वर कैपिटल इंटेंसिव, कर्बिंग इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी। चलिए ऑप्शन बी, ज्यादा पढ़ने का जरूरत नहीं, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं क्या बोल रहा है। महालनोबिस जो ग्रोथ जो मॉडल जो है वो बेस्ड है प्रिंसिपल पे कि अचीव क्या है ना लॉन्ग अगर ग्रोथ अगर हमको चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, हैवी इंडस्ट्री पे हमको जोर करना पड़ेगा, हैवी इंडस्ट्री पे हमको जोर देना पड़ेगा, तभी जाकर हमारा कंट्री का डेवलपमेंट होगा। तो चलिए यहाँ आपका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं हम कॉलम का है, मैच द कॉलम का यहाँ पे आंसर है। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या ना इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर पूछ रहा है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक का कब एस्टेब्लिशमेंट ईयर है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया का कब है, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट का, बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंस रिकंस्ट्रक्शन। तो इसमें हम एक्सप्लेनेशन पे चलेंगे। देखिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया 1982 में इसको एस्टेब्लिशमेंट किया गया था। तो देखिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक यानी कहने का मतलब 1 का हमारा कितना हो जाएगा सी। उसके बाद हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया को 1964 में यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया था। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया दैट मीन्स क्या हुआ 2 का हमारा कितना हो जाएगा 1964, यानी ये हमारा बी। यहाँ पे हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट, यानी कहने का मतलब है कि इंडस्ट्रियल क्रेडिट यानी थर्ड का हमारा यहाँ से हो जाएगा 1955, यानी ये देखिए CBA यहाँ मिल रहा है क्या, CBA यानी फर्स्ट का अगर हम बात करते हैं, यानी ए का हमारा कितना हो जाएगा 3, ए का 3 मिल रहा है। देखिए यही ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए यहाँ पे हम बात करते हैं, यहाँ भी हमारा कॉलम का ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि ओपन जनरल लाइसेंस, TRY, SCM, ट्राइसेम, होलसेल प्राइस इंडेक्स और कैश रिजर्व रेशियो। देखिए यहाँ पे हम आपको क्वेश्चन सोल्व करने का तरीका बता रहे हैं। देखिए आप कुछ भी नहीं जान रहे हो तो एक चीज तो जान ही रहे होंगे, होलसेल प्राइस इंडेक्स। हम आपको बताया था कि इन्फ्लेशन,
जब क्या है ना इन्फ्लेशन जो मेरा वीडियो है, और दूसरा चीज हम आपको बता देने का कोशिश कर रहे हैं कि बहुत सारे जो वीडियो है जो आप क्या है ना लेक्चर नंबर 1 से देखना स्टार्ट कीजिए, जो इंडियन इकोनॉमी का जो प्ले लिस्ट है उसमें जाइए, और उस प्ले लिस्ट में मेरे चैनल के जो प्ले लिस्ट है उसमें इंडियन इकोनॉमी करके होगा, और वहां पे जितना भी मेरा वीडियो है वो सब चीज आपको मिल जाएगा, जिसमें इन्फ्लेशन का भी जितना भी क्वेश्चन हो सकता है, इन्फ्लेशन हो गया, फिजिकल सिस्टम हो गया, इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमी हो गया, हर चीज से हमने क्वेश्चन वहां पे किया है, और जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो भी हमने बताने का वहां पे कोशिश किया है। तो आप वहां पे जाइए, वहां आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होगा। इन्फ्लेशन क्या होता है मेजर करने के लिए दो चीज यहाँ पे लेते हैं, एक सीपीआई लेते हैं, एक हम डब्ल्यूपीआई लेते हैं। तो ये सीपीआई क्या होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है, ये होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है। तो देखिए होलसेल प्राइस इंडेक्स का डायरेक्ट रिलेशन हमारा किससे, इन्फ्लेशन से है। तो देखिए सी का यहाँ पे 4 होगा, ऑप्शन में यहाँ चलिए देखिए सी का 4, यही ऑप्शन ए ही है। तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर। आपके लिए एक्सप्लेनेशन भी हम दे दिए हैं, यहाँ से आप क्या है ना देख लीजिए। यहाँ से हम बोल रहा है कि द कंट्रोलिंग ऑथोरिटी ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। देखिए गवर्नमेंट जो खर्च करती है उसका कंट्रोलिंग ऑथोरिटी किसके पास होता है, तो याद रखिएगा फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास कंट्रोलिंग ऑथोरिटी होता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आपके सामने यहाँ भी है कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वो हमारा रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो भी एक्सपेंडिचर होता है। यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं कि जो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, याद रखिएगा इसको बोलते हैं शॉर्ट में ईआरडी। इफेक्टिव रेवेन्यू जो डेफिसिट है वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द यूनियन बजट, किस यूनियन बजट में ईआरडी को इंट्रोड्यूस किया गया था। तो याद रखिएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, यानी 2011-12 में इसको क्या किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था। चलिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि द प्रिंसिपल ऑफ क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट जो है इसको इम्प्लीमेंट किया गया था फाइनेंस मिनिस्टर प्रणब मुखर्जी के द्वारा सेंट्रल बजट 2011-12 में। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि प्रणब मुखर्जी के द्वारा 11-12 के बजट में इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट को इम्प्लीमेंट किया गया था। यहाँ से हम बात करते हैं कि इंटरेस्ट पेमेंट इज एन आइटम ऑफ, इंटरेस्ट पेमेंट किसका आइटम है, तो देखिए इंटरेस्ट पेमेंट यहाँ नाम से ही पता चल रहा है ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का एक हमारा पार्ट है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देखते हैं, इंटरेस्ट पेमेंट इज द सिंगल लार्जेस्ट आइटम ऑफ नॉन एम्प्लॉयड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। यहाँ नेक्स्ट बात करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो रैंक जो है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है यूएनडीपी क्या है इसको रिलीज करती है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसके बारे में जितना भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा वो सब मेरे प्लेलिस्ट में आप जाइएगा, उसमें क्या होगा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन करके वीडियो होगा, उसमें क्या है ना हर जितना भी ऑर्गेनाइजेशन है इंपॉर्टेंट वो सब के बारे में पूरा हिस्ट्री कथा कहानी सब क्या है ना वहाँ पे बताया है। वहां पर जाकर देखिए, वहां पे एक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी आपको मिल जाएगा। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो रैंक है जो इंडिया का है 2020 नया ही डेटा लेकर आए हैं आपके लिए। 2020 के अकॉर्डिंग क्या है एचडीआई रैंक कितना है, तो 131, कितना 189 कंट्री में कितना है 131, टॉप में कौन किया, नॉर्वे, याद रखिएगा। यहाँ पे हम बात करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो रिपोर्ट जो हमारा कितना 2020 को रिलीज किया गया था, जिसमें क्या हुआ इंडिया हमारा क्या है 131 रैंक हुआ है 189 कंट्री के बीच में। यहाँ पे बात करते हैं कंसीडर द फॉलोइंग कंजम्पशन प्राइस इंडेक्स। देखिए सीपीआई जो होता है ना वो हमारा क्या होता है, बहुत 4 टाइप का होता है। सीपीआई जो होता है 4 टाइप का। पहला क्या होता है सीपीआई आईडब्ल्यू, कहने का मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रियल वर्कर। देखिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई आईडब्ल्यू होता है, ये हमारा कितना एएल होता है, सीपीआई एएल कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एग्रीकल्चर लेबर। ये हमारा क्या होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर रूरल लेबर आरएल होता है। उसके बाद कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉय, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि इसमें से जो सीएसओ है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है इसमें से कौन से इंडिसेस जो है इंप्लीमेंट करती है। तो याद रखिएगा कि इसमें जो होगा ऑप्शन नंबर 4 जो है 4 इज द 4 वाली यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉय जो है उसी को कंपाइल्ड करती है सीएसओ। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन का बात करें वही चीज यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ बात करते हैं कि इंडिया अर्न मैक्सिमम फॉरेन एक्सचेंज बाय द एक्सपोर्ट ऑफ, सबसे ज्यादा इंडिया जो है किस चीज को एक्सपोर्ट करके सबसे ज्यादा पैसा कमाता है मतलब विदेश से। तो याद रखिएगा इंडिया का टेक्सटाइल सेक्टर बहुत ही ज्यादा क्या है ऊपर है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे हम बात करते हैं कि द करेंसी विच हैज अ टेंडेंसी ऑफ क्विक माइग्रेशन। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टाइप्स ऑफ करेंसी के ऊपर है कि एक ऐसा करेंसी जिसका क्विक माइग्रेशन उसको हम क्या बोलते हैं। आंसर तो इसका क्या हो जाएगा हॉट करेंसी। अब हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं, आप पहले वाला वीडियो में भी जाएगा तो उसमें भी हम थोड़ा जिक्र किए हैं करेंसी से जो क्वेश्चन जो है। तो करेंसी में क्या है ना यहाँ सबसे पहले क्या है ना हार्ड करेंसी। हार्ड करेंसी क्या होता है, देखिए हार्ड करेंसी एक ऐसा करेंसी होता है जिसको हर देश की जरूरत होती है। यानी कहने का मतलब है कि अगर एग्जांपल दे हम तो डॉलर, यूएस डॉलर जो है ना हर कंट्री सोचती है कि यूएस डॉलर क्या है ना
यूएस डॉलर को लेने के लिए हर कंट्री क्या है सोचती है, मतलब क्या हुआ कि इसका वैल्यू ज्यादा, मतलब जिस करेंसी का वैल्यू पूरा वर्ल्ड वाइड क्या है ज्यादा, उसको हम क्या बोलते हैं, हॉट करेंसी बोलते हैं। अब देखिए सॉरी हार्ड करेंसी बोलते हैं, और ये हार्ड करेंसी ही क्या होता है, हॉट करेंसी बन जाता है। कैसे, जैसे हार्ड करेंसी जो होता है, अगर उसको अगर शॉर्ट टर्म के लिए अगर हम यूज करते हैं, क्या करते हैं, शॉर्ट टर्म यूज करके हम उससे प्रॉफिट अगर लेना चाहेंगे तो ये हार्ड करेंसी जो होता है ये हमारा हॉट करेंसी बन जाता है। जैसे हम मान लीजिए कि शेयर में पैसा लगाएं, शेयर में पैसा लगाएं, जैसे आज हमने क्या है डॉलर में क्या है ना पैसा लगाया, उसके बाद क्या देख रहे हैं कि शेयर क्या है ना बढ़ा, उसके बाद हम क्या करेंगे कि जैसे ही हम अपना शेयर बेच करके तुरंत हम क्या करेंगे, प्रॉफिट कमाएंगे, तो वो हमारा एक तरीके से हॉट करेंसी हो गया। सॉफ्ट करेंसी एक ऐसा होता है जैसे जो भी, जैसे रुपया हो गया, तो रुपया जो है उसको ग्लोबल क्या अगर हम बात करें तो उसमें वैल्यू नहीं है उतना जितना इंडिया में वैल्यू, तो जो एक पर्टिकुलर कंट्री में जिस करेंसी का वैल्यू होता है जो ऑर्डिनरी हुआ एक तरीके से, उसको हम बोलते हैं सॉफ्ट करेंसी। यहाँ पे हम एक्सप्लेनेशन भी वही है हॉट मनी का, जो कि क्या होता है, इंटर और एग्जिट क्या होता है, रैपिडली करता है, मतलब बहुत ही जल्दी इंटर करता है, बहुत ही जल्दी एग्जिट करता है। आपको जो समझाया समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हम बताएं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, कहने का मतलब है इसमें से कौन सा जो है नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन में इंक्लूड नहीं है। ऑयल सीड, व्हीट, राइस, पल्सेस। देखिए नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन जो था ना वो व्हीट, राइस और पल्सेस के लिए चलाया गया था, ऑयल सीड के लिए नहीं, तो ऑप्शन ए इज द इसमें करेक्ट आंसर। चलिए इसके बारे में हम देख लेते हैं। नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन जिसको स्टैब्लिश किया गया था 2007 में, उससे क्या हुआ कि जो किसका प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए, व्हीट का प्रोडक्शन, राइस का प्रोडक्शन, पल्सेस का प्रोडक्शन, इसको क्या है इंक्रीज करने के लिए 2007 में इस मिशन को चलाया गया था, तो ऑयल सीड इसका करेक्ट। हाँ, यहाँ पे हम 84 नंबर क्वेश्चन बात करते हैं। एडॉक ट्रेजरी बिल सिस्टम ऑफ मीटिंग बजट डेफिसिट इन इंडिया वाज एबोलिश्ड, मतलब एडॉक ट्रेजरी बिल जो सिस्टम जो है वो कब इसको एबोलिश्ड किया गया है, 1992 में, 92, 94, 96, 97, तो याद रखिएगा 31 मार्च 1997 को इसको एबोलिश्ड कर दिया गया था, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यहाँ पे हम बात करते हैं एडॉक ट्रेजरी बिल सिस्टम वाज कंप्लीटली क्लोज्ड कितना 1997 से लेकर 98 तक, यानी 97 से 98 के बीच में क्या इसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया। यहाँ पे हम बात करते हैं आर एन मल्होत्रा कमिटी इज एसोसिएटेड विद, आर एन मल्होत्रा कमिटी जो है ना वो किससे रिलेटेड है, सिख इंडस्ट्री, टैक्स रिफॉर्म, इंश्योरेंस सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, तो याद रखिएगा आर एन मल्होत्रा कमिटी जो होता है वो इंश्योरेंस सेक्टर से, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए इसका, हाँ तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि 1993 में क्या हुआ कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो हैड सेटअप, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेटअप किया एक कमिटी जो सेटअप किया, जिसमें क्या हुआ इंश्योरेंस सेक्टर को लेकर, इंश्योरेंस सेक्टर में रिफॉर्म को लेकर एक कमिटी सेटअप किया था, जिसके चेयरमैन कौन थे, आर एन मल्होत्रा, और इसी के बेसिस पे आईआरडीए का गठन किया गया था 1999 में। आपको इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी जो 1991 में इसी के बेसिस पे इसको इस्टेब्लिशमेंट किया गया था, तो आपको इसका आंसर जो होगा इंश्योरेंस सेक्टर। यहाँ पे बात करते हैं सर्विस टैक्स इन इंडिया वाज इंट्रोड्यूस, सर्विस टैक्स इंडिया में कब इंट्रोड्यूस किया गया था, तो इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, आपको याद रखिएगा कि 1994 में से लेकर 5 के बीच, यानी 1994 में ही किया गया है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। यहाँ हम बात करते हैं कि कन्वर्टिबिलिटी ऑफ द रूपीज, मतलब क्या हुआ कि रूपीज को कन्वर्टिबिलिटी का मतलब क्या है, मतलब रूपीज का कन्वर्टिबिलिटी का मतलब क्या है। यहाँ पे तो देखिए यहाँ से मतलब है कि फ्रीली परमिटिंग द कन्वर्जन ऑफ रूपीज टू द अदर मेजर, जैसे रूपीज को कोई दूसरे करेंसी में अगर आप कन्वर्ट करते हैं इजिली, और कोई दूसरे करेंसी को रूपीज में कन्वर्ट करते हैं, उसको बोलते हैं कन्वर्टिबिलिटी ऑफ क्या ना रूपीज, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे बात करते हैं व्हाट डज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट रेफर्स टू, देखिए इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब क्या होता है, देखिए आपका ऑप्शन भी यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ चिल्ड्रंस हु डाई बिफोर, जैसे पहला बर्थडे के पहले, कहने का 1 साल के पहले जो बच्चे मतलब डेथ कर जाते हैं एवरी 1000 लाइव बर्थ, उसको हम क्या बोलते हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे हम बात करते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिस्क्राइब्ड इन्वेस्टमेंट लिमिट फॉर मीडियम इंटरप्राइजेज इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। देखिए 2021 का न्यू डेफिनेशन, न्यू क्वेश्चन आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। एमएसएमई जो सेक्टर जो है, तो एमएसएमई सेक्टर में जो है 2000 कितना है 21 के न्यू डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बोल रहा है कि मीडियम इंटरप्राइजेज किसको बोलेंगे,
तो याद रखिएगा, हम आपको ऑलरेडी पहले भी बता चुके हैं कि 20 करोड़ से अगर इन्वेस्टमेंट अगर ज़्यादा अगर है तो वो मीडियम के कैटेगरी में अगर आएगा। अगर 1 करोड़ तक अगर है तो क्या होगा, हमारा माइक्रो, और 10 करोड़ है तो हमारा क्या होगा, स्मॉल, और 20 करोड़ है या 20 करोड़ से ज़्यादा तो हमारा मीडियम में आएगा। और अगर हम यहाँ पे टर्न ओवर के बारे में बात करते हैं, हम आपको बताए हैं 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए सबको, यानी कहने का मतलब 5 करोड़ अगर टर्न ओवर है तो एक क्या होगा हमारा, एक तरीके से माइक्रो, 50 करोड़ है तो ये हमारा स्मॉल, और 100 करोड़ है तो ये हमारा क्या होगा, मीडियम। यहाँ बात करते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वाज द ट्रेड बैलेंस फेवरेबल इन इंडिया। कहने का मतलब है कि ट्रेड बैलेंस किस ईयर में फेवरेबल था। तो इसका हम आंसर का बात करते हैं 1972 से 73, मतलब या 72 से लेकर 76 के बीच क्या है, ट्रेड बैलेंस जो है ना फेवरेबल था, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए इंडिया का जो ट्रेड बैलेंस जो है वो फेवरेबल 72 73, ये 140 करोड़ यहाँ था और यहाँ पे 68 करोड़ था, तो एक तरीके से हमारा क्या हुआ, फेवरेबल है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे हम बात करते हैं कि कंसीडर द फॉलोइंग एग्रीमेंट, जैसे हमारा एक ISLFTA जिसको बोलते हैं इंडिया श्रीलंका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ये साफ्टा का मतलब क्या, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया। CA का मतलब है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड सिंगापुर। साफ्टा का मतलब है साउथ एशियन प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। तो इसमें बोल रहा है कि इसको किस ईयर मतलब इस्टेब्लिशमेंट किया गया था, मतलब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में क्या करना है, आपको सजाना है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि देखिए साप्ता जो है आपको इसको क्या है 1993 में इसको क्या है ना फाउंड किया गया था। साप्ता कहाँ है, यहाँ पे देखिए साप्ता, यहाँ मतलब क्या होगा 4, यानी कहने का मतलब है कि सबसे पहले क्या हो जाएगा, हमारा 4 आएगा। उसके बाद देखिए दिसंबर कितना है 1999, 28 दिसंबर 1999 को ISLFTA इंडिया श्रीलंका जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसको साइन किया गया था, यानी कहने का मतलब है कि 1 हमारा इसके बाद आएगा, यानी 4 के बाद कितना हो जाएगा 1, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यहाँ बोल रहा है कि ड्यूरिंग विच ईयर वाज द एनुअल एवरेज ग्रोथ रेट ऑफ एग्रीकल्चर एंड एलाइज सेक्टर निगेटिव, मतलब किस ईयर क्या होगा, किस ईयर क्या हुआ कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो ग्रोथ रेट है ना वो निगेटिव क्या है ना देखा गया है। तो आपको हम क्या है बता दें कि ये 2002 से 2003, यानी कहने का 10th 5 ईयर प्लान जो था ना उसमें क्या है ना एग्रीकल्चर सेक्टर का ग्रोथ निगेटिव देखा गया है, क्योंकि 2002 से लेकर क्या है ना 2007 तक, 2002 से लेकर 2007 तक 10th 5 ईयर प्लान था, इसमें निगेटिव देखा गया था। यहाँ देखिए क्या है कि ड्यूरिंग द 10th 5 ईयर प्लान 2002-7 के बाद का बात है, यहाँ पे इसका टारगेट था 4% डिटरमाइन करने का टारगेट था, लेकिन ड्यू टू द सिवर ड्रॉट, देखिए कहने का मैं सुखाड़ आया था 2002 में, तो इससे क्या होगा कि एग्रीकल्चर ग्रोथ जो है वो निगेटिव में चला गया था। अगर हम बात करते हैं कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यहाँ देखिए वर्षा बीमा द रेनफॉल इंश्योरेंस स्कीम इज मैनेज्ड बाय द एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। AICIL के द्वारा क्या है वर्षा बीमा को एक तरीके से मैनेज किया जाता है, तो ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट है। 2007 में नहीं हुआ था, 2004 में इसको क्या है इम्प्लीमेंट हुआ था। सो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है AICL जो है वो हमारा जो इम्प्लीमेंट किया गया था कि कब 2004 में, जिसको बोलते हैं वर्षा बीमा के नाम से भी हम जानते हैं। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यहाँ पे क्या बोल रहा है, पहला नंबर कि बैंक रेट इज द रेट ऑफ द इंटरेस्ट विच RBI चार्जेज इट्स क्लाइंट्स ऑन देयर शॉर्ट टर्म बोरोइंग। रेपो रेट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट विच RBI चार्जेज इट्स क्लाइंट ऑन देयर लॉन्ग टर्म। देखिए यहाँ पे हम आपको बता दें पहले क्या हो जाएगा बैंक रेट, उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा रेपो रेट, उसके बाद क्या हो जाएगा रिजर्व रेपो रेट। देखो ध्यान से बैंक रेट और क्या बोलते हैं हमारा रेपो रेट में क्या हुआ कि जो RBI जो है ना वो हमारा कॉमर्शियल बैंक को क्या है पैसा देती है, ये कॉमर्शियल बैंक को क्या करती है पैसा देती है। और जो रिजर्व रेपो रेट है इसमें क्या होता है कॉमर्शियल बैंक जो है ना वो आपको RBI को क्या है पैसा देती है। याद रखिएगा कि कॉमर्शियल ये हमारा क्या होता है लॉन्ग टर्म होता है, ये हमारा क्या होता है लॉन्ग टर्म होता है, और जो रेपो रेट जो है वो हमारा क्या होता है शॉर्ट टर्म होता है, ये हमारा क्या होता है शॉर्ट टर्म। तो इसमें क्या बोल रहा है रेपो रेट में, इसमें लॉन्ग टर्म मतलब क्या मिसमैच कर दिया है, यानी नीदर वन नॉट टू, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ आपको डेफिनेशन भी आपको दिया हुआ है। बोल रहा है कि फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स इन इंडिया कंसिस्ट ऑफ, जो फाइनेंशियल सेक्टर जो रिफॉर्म जो है इंडिया में इसका मतलब क्या है, लोअरिंग डाउन ऑफ CRSLR, एंट्री ऑफ प्राइवेट फर्म इन इंश्योरेंस सेक्टर, डीरेगुलेशन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। ऑल ऑफ द एबव इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यहाँ आप देखिए कि जो रियल रिफॉर्म इन द फाइनेंशियल सेक्टर ये 1990 में इसको क्या है ना स्टार्ट किया गया था,
हम आपको बता रहे हैं कि जो राव मनमोहन जो सिंह जो प्लान जो था 1990 के बाद जो इम्प्लीमेंट हुआ था उसमें प्राइवेट सेक्टर का बहुत ही ज़्यादा क्या है पार्टिसिपेशन हुआ था, जिसमें एलपीजी रिफॉर्म दिया गया था, लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और क्या है ना ग्लोबलाइजेशन। अगर हम बात करते हैं कि जो द रिजर्व बैंक रिड्यूस्ड द लेवल ऑफ सीआर एंड एसएलआर को रिड्यूस किया था। देखिए सीआर कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। The improvement in the financial sector increased in the economic growth rate and also the way established private bank in the financial sector. So all of the above is the correct answer. यहाँ हम बात करते हैं which of the following is not a component of भारत निर्माण का, इसमें से कौन सा component यहाँ पे नहीं है। रूरल हाउसिंग component है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन है, रूरल टेलीफोनी है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज का component नहीं है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर। चलिए यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है कि भारत निर्माण इज एन इंडियन बिजनेस प्लान, एक इंडियन बिजनेस प्लान था। इस स्कीम में क्या हुआ कि मेनी प्रोजेक्ट लाइक जैसे इरिगेशन हो गया, रोड हो गया, इरिगेशन हो गया, इरिगेशन यहाँ देखिए एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री था, यहाँ सिर्फ इरिगेशन है, रोड है जैसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, रेसिडेंशियल इंदिरा आवास योजना, वाटर सप्लाई, नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम, उसके बाद विद्युतीकरण जैसे राजीव गांधी रूरल विद्युतीकरण योजना एंड टेलीकॉम, ये सब क्या है ना ये आपको भारत निर्माण का ये सब पार्ट था, लेकिन एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज का पार्ट नहीं था। यहाँ पे क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट पॉवर्टी लाइन। मतलब कब हम क्या कहेंगे कि वो जो स्टेट है वो पॉवर्टी लाइन के बिलो है या पॉवर्टी लाइन के हमारा ऊपर है, तो इसके बेसिस पे बोल रहा है कि यहाँ से हम अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन देखिए यहाँ पे दिख ही रहा है आपका, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। कहने का मतलब है कि अगर 26 रुपया पर कैपिटा पर डे अगर रूरल एरिया का है और अगर 32 रुपया पर कैपिटा पर डे अर्बन एरिया का है, तो हम बोलेंगे कि वो क्या है ना पॉवर्टी लाइन से नीचे है। यहाँ पे हम बात करते हैं देखिए कि अगर सितंबर 2011 में जो इंडियन प्लानिंग बताया, जिससे कि हम बता सकते हैं कि कौन सा पॉवर्टी लाइन से ऊपर है और कौन सा पॉवर्टी लाइन से नीचे है। यहाँ हम बात करते हैं कि देखिए कि इन द इनकम पीपल लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन इन अर्बन एंड रूरल एरिया, जैसे 965 रुपया और 781 रुपया, अगर 965 हमारा अर्बन का है और 781 क्या है ना रूरल का है, तो हम बोले कि वो पॉवर्टी लाइन से बिलो है। इसका अप्रोक्सीमेटली क्या है ना 32 रुपया हमारा होता है और 26 रुपया पर कैपिटा पर डेली जो है रूरल एरिया और अर्बन एरिया के लिए। तो ऑप्शन 2 एंड क्या है ना 3 मतलब ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। हाँ यहाँ पे बोल रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्कीम, जैसे ईएएस, ट्राइसेम, जेआरवाई, आरएलईजीपी, ये सब क्या द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द लॉन्चिंग ऑफ दिस स्कीम। देखिए ये बहुत ही क्या है ना एक तरीके से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि आपको सबसे पहले ये ईयर याद रखना पड़ेगा, तभी जाकर के आप इसको सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगस्त 1979 में 1979 में ट्राइसेम को क्या किया गया था। उसके बाद क्या है हमारा उस इंट्रोड्यूस किया, उसके बाद 15 अगस्त 1983 को आरएलईजीपी रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम को किया गया था। उसके बाद जवाहर रोजगार योजना 1989 में, और उसके बाद एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस स्कीम जो है वो आपको 1993 में। तो इसका जो ऑप्शन जो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे हम बात करते हैं मैच द कॉलम वाला ही है, नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी, मरीन फिशिंग पॉलिसी, न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, 7th फाइनेंस कमीशन। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि इसमें कौन सा आंसर होगा, तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे आंसर क्या है आपका ए का 3, यानी कहने का मतलब है कि नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी जो है ये आपको 2000 में हुआ। उसका मरीन फिशिंग पॉलिसी का अगर हम बात करते हैं तो मरीन फिशिंग पॉलिसी आपको कितना है, मरीन फिशिंग पॉलिसी आपको कितना है 2004 में हुआ। उसका न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का बात करते हैं तो ये आपको कितना है 2014 में हुआ। और उसके बाद एक हमारा क्या 7th फाइनेंस कमीशन का बात करते हैं तो 7th फाइनेंस कमीशन आपको कितना 1978, 7th फाइनेंस कमीशन 1978। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। हमारे समझ से लास्ट ही क्वेश्चन होगा। हाँ दोस्तों, तो ये लास्ट ही क्वेश्चन था और इसमें मैं कम से कम हमको लगता है 25 से ऊपर ही क्वेश्चन मैं डिस्कस किया हूँ, और आपको बहुत ही ज़्यादा क्या है इससे फायदा भी होने वाला है। जो नेक्स्ट अपकमिंग जो भी है बीपीएससी प्रोजेक्ट मैनेजर का एग्जाम है तो उसमें मैं स्टैटिक क्वेश्चन ही देने का कोशिश किया हूँ। अगर मान लीजिए कि उसमें जो डेटा जो क्वेश्चन पूछा गया है वो 2016 का है तो मैं उसको 2020 में कन्वर्ट करके डेटा क्या है नया इसमें देने का कोशिश किया हूँ। तो इस तरीके से और भी सीरीज आएंगे, और तब तक के लिए आप अपना प्यार मोहब्बत क्या है बनाए रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और करवाइए। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।